अगली डिजीज़ की तरफ अपन चलते हैं जो है मम्स। ठीक है, मम्स देखिए, मम्स के अंदर क्या होता है, रुबेला के अंदर क्या था, हमारी बॉडी के ऊपर रेड रेड पैचेस बन जाते हैं, रैसेस बन जाते हैं। ठीक है, ये रुबेला। मम्स का जो कारण मम्स जो है उसके अंदर क्या होगा, मान के चलिए हमारी जो सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और सैलाइवरी ग्लैंड्स देखिए 3 प्रकार की होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, 3 पेयर्स में होती हैं। उनमें से जो पैराटॉइड जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, यानी जो कान के पास जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर सूजन या इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, देखिए, मम्स इज अ वायरल इलनेस कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस, अ मेंबर ऑफ द रुबेला वायरस फैमिली, यानी पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ये होता है और रुबेला वायरस फैमिली का ये वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 16 to 18 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और 12 to 15 डेज की रेंज होती है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं तो मम्स इज़ एन एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, जो कि ज़्यादातर बच्चों में हमें देखने को मिलता है। और जो क्या होता है, इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। अभी मैंने आपको बताया, या तो वो एक साइड आ सकती है या फिर दोनों साइड की जो पैराटॉइड ग्लैंड्स हैं उनके अंदर वो स्वेलिंग आ सकती है। इसके अलावा धीरे धीरे जो हमारे अदर ऑर्गन्स हैं वो भी क्या होने लगते हैं, इन्फेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया की बात करते हैं तो स्पोरेडिक केसेस एंड आउटब्रेक आर रिपोर्टेड थ्रू आउट ऑफ द ईयर फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया के अंदर भी कई बार इसका जो आउटब्रेक है हमें देखने को मिला है। अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 45 आउटब्रेक्स किए हैं मम्स के, देखे हैं, रिपोर्ट किए हैं। ठीक है, यदि हम इसकी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो ये वायरस है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। मम्स है वो वैक्सीनेटेड पीपल्स के अंदर भी हो सकता है। इम्यून डेफिशिएंसी आफ्टर वैक्सीनेशन, यदि इम्यून डेफिशिएंसी हो गई है वैक्सीनेशन के बाद तो उसके बाद भी ये हो सकता है। बेबीज़ बॉर्न टू इन्फेक्टेड मदर, यानी कोई इन्फेक्टेड मदर्स है उसका कोई बेबीज़ हुआ उसके अंदर ये मम्स हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन तो होता ही है इसका जो फैक्टर होता है। ठीक है, अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा। इसके बाद वो नेजोफेरिंग्स में अपना रेप्लिकेशन करेगा एंड रीजनल लिम्फ नोड्स में जाके वो अपना स्टे कर जाएगा। तो सबसे पहले लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग आएगी, लिम्फ नोड अपना रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। वायरेमिया 12 to 25 डेज आफ्टर एक्सपोजर विद इन स्प्रेड टू टिश्यू, अब जो ब्लड है उसके अंदर वो वायरस हमारा फैल चुका है। ठीक है, अब जो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वो पूरे टिश्यूज़ के अंदर हमारी उसको एक्सप्रेस करने लग जाएगा, यानी जो वायरस है वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर करने लग जाएगा। इसके बाद जो वायरेमिया है वो मल्टीपल टिश्यू को इन्फेक्ट करने लग जाएगा और लास्ट में पैराटॉइड ग्लैंड्स के पास वो पहुँचेगा और पैराटॉइड ग्लैंड्स क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड हमने स्टार्टिंग में देखा था, फिर से देख लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द वायरस टू गेटिंग सिक इज़ यूजुअली 12 to 24 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। एन एस्टिमेटेड 20% to 30% केसेस आर एसिम्टोमेटिक, यानी कोई भी सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे फीवर आएगा, इसके बाद हेडेक होएगा, सॉर थ्रोट हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ द पैराटॉइड ग्लैंड्स एंड स्वेलिंग ऑफ द टेम्पल्स और जॉ। ठीक है, जबड़े में सूजन आ जाएगी। अब देखिए जो पैराटॉइड ग्लैंड्स हैं हमारी वो एक साइड में भी हो सकती हैं, दोनों साइड की उनमें भी स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है, ये देखिए इस पिक्चर के अंदर क्लियरली दिखाया गया है। तो जब पैराटॉइड ग्लैंड्स हमारी स्वेल करेगी तो हमारा जो एक साइड का फेस है वो भी स्वेल करने लग जाएगा, और यदि इधर की पैराटॉइड ग्लैंड स्वेल करेगी तो इधर का फेस भी स्वेल कर जाएगा। ठीक है, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पहले किसके अंदर था या नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसको मम्स हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि क्लियरली विजिबल हो जाता है सामने जो अगर पर्सन हमारे खड़ा होगा उसे हम देख के बता सकते हैं कि इसको मम्स हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए फिर भी यदि हमें लैब टेस्ट करके और कंफर्मेशन करना हो तो पैनक्रियाटिक एंजाइम टेस्टिंग हम करा सकते हैं, स्पाइनल फ्लूइड सैंपल एंड कल्चर हम करा सकते हैं, सैलाइवरी कल्चर करा सकते हैं। सैलाइवरी ग्लैंड से हमने उसको सलाइवा लिया, उसको कल्चर करा के देखा उसके अंदर जो वायरस है वो है या नहीं। एंटीबॉडी टेस्ट करके अपन देख सकते हैं। और बक्कल जो स्वैब है, ठीक है, मुंह के अंदर से स्वैब लेंगे, उसका RT-PCR करा के अपन क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा इमेजिंग करानी हो तो नेक का CT स्कैन करा सकते हैं, ब्रेन का CT स्कैन या फिर MRI करा के अपन देख सकते हैं, एब्डोमिनल CT या फिर अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। एक देखिए इसके अंदर यदि हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है कि वो जो सूजन है यानी जो स्वेलिंग है वो पैराटॉइड ग्लैंड से फूलकर कभी कभी ये हमारे टेस्टिकल्स को भी टेस्टिकल्स में भी स्वेलिंग आ जाती है। यदि हम इसके मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, पैरासीटामोल जो ड्रग है वो नॉर्मल यूज़ की जाती है। इसके अलावा नॉन एस्पिरिन फीवर मेडिकेशन अपन दे सकते हैं, एसिटामिनोफेन अपन दे सकते हैं, आइब्रूफेन अपन दे सकते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो MMR वैक्सीन जो कि कॉमन है इन तीनों डिजीज़ के लिए, उसकी 2 डोज लगती हैं। पहली डोज लगती है 12 to 15 मंथ्स के अंदर, उसके बाद सेकंड डोज लगती है 4 to 6 ईयर्स के अंदर। ठीक है, 0.5 ml उसकी डोज होती है। इसके बाद यदि कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मेनिंजाइटिस,
मेनिंजाइटिस यानी कि जो हमारी जो ब्रेन है उसके ऊपर जो परत पाई जाती है यानी जो लेयर्स पाई जाती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। इंसेफेलाइटिस मैंने बताया ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई बेबी है उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। ऑर्काइटिस, ठीक है। इसके अलावा हियरिंग लॉस। ऑर्काइटिस अभी मैंने बताया कि आपकी जो टेस्टिकल्स होते हैं, मेल्स के अंदर जो टेस्टिकल्स होते हैं उनके अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हियरिंग लॉस हो सकता है क्योंकि कान के पास ही हमारी उपस्थित होती हैं क्या, जो पैराइटल ग्लैंड्स होती हैं हमारे कान के पास उपस्थित होती हैं, तो इनमें जो स्वेलिंग आ जाएगी तो हमारा जो कान का फंक्शन है वो भी अफेक्ट होता है।